Assalamu alaikum. I hope so that all of you are fine in this state of pandemic. First of all, कुछ बातें हो जाएं इस कोरोना वायरस के मुतालिक. आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस कोरोना वायरस से बचे होंगे, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है. जैसे कि इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो wash your hands again and again, and the most important thing is stay home, stay safe. अच्छा जी, आज से हम जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 12, मतलब सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. और इसमें जो चैप्टर है इसका जो नेम है, दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बहरहाल electro means charges and statics mean at rest. तो इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे एट रेस्ट पोजीशन पर. उसके मतलब फिर जो भी फिनोमेनाज होंगे, जो भी लॉज होंगे, जो भी एप्लीकेशंस होंगी, इस सारे चैप्टर में हम उनसे गो थ्रू होंगे. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ चार्ज. तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड चार्ज. मतलब जब भी आप किसी पार्टिकल की बात करेंगे और उसमें इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो अब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हो जाएं या इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा हो जाएं, तो वो जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टन पार्टिकल ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा. अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर कोई उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो उसको रिपेल करेगा. तो बेसिकली ये जो चार्ज है ये उस पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी पैदा कर देगा जो कि अट्रैक्शन या रिपल्शन कॉज करेगा. अब ये अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या है? ये फोर्सेस है. मतलब ये कि एक पार्टिकल जब न्यूट्रल था तो वो किसी पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता था. अब जैसे ही वो उसने कोई चार्ज गेन किया है तो वो फोर्स लगा सकता है, और ये फोर्स कौन सी होगी? ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी. तो चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये आता है कि चार्जेस जो है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं. हर पार्टिकल जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल. क्यों न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं? क्योंकि अभी वो किसी पर कोई फोर्स, कोई चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो कोई फोर्स भी नहीं लगा सकता. अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास तो एक जैसे चार्जेस हों, जैसे दोनों ही पॉजिटिव हों, तो क्या करेंगे? दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे एक दूसरे से. जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव फोर्स जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. Similarly, if we have unlike charges, which means one is positive charge and other is negative charge, तो फिर क्या होगा? ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इनमें कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन ये जो भी है, दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मेन फोर्स है जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं और फाइनली वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स के चार्जेस हैं, और ये चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं फोर्स, और ये फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स. अच्छा जी, अब हमें अभी अभी पता चला है कि कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद है. जैसे फर्स्ट ईयर में आपने जो फोर्सेस पढ़ी थी उसमें मेन थी ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसी तरीके से जो सेकंड फोर्स आपने पढ़ ली है जो कि हमारी यूनिवर्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स. तब ये प्रीवियसली बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल देयर वर 4 फोर्सेस, जिसमें पहली ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स थी, फिर एक न्यूक्लियर फोर्स होती है और एक मैग्नेटिक फोर्स होती है. तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आज हम
अभी तक हमने ये जान लिया है कि एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्वांटिटेटिवली इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की आप निकालते थे। तो इसकी वो न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव नेचर इसकी क्या है, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जी बात कुछ ऐसे है कि 1874 एक ईयर था जिसमें एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने सबसे पहले एक अटैम्प्ट की कि इस फोर्स को, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको मालूम करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए, क्वांटिटेटिव वैल्यू उसकी मालूम करने के लिए सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट इस फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने की। इस अटैम्प्ट के नतीजे में जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की गई तो उसने डिड्यूस किया एक बहुत ही फेमस लॉ जिसको आप सब लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के नाम से। जी, तो कूलम्स लॉ है क्या? कूलम्स लॉ की उसने ये, सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट की तरफ आएंगे कि बेसिकली चार्ल्स कूलम ने जो डिड्यूस किया लॉ वो क्या स्टेट करता है, क्योंकि हर लॉ की ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट होती है। उसने कहा जी कि जो फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने थॉट्स को रीअरेंज करें और थोड़ा सा रिवाइज या रिमेंबर करने की कोशिश करें तो आपको याद आएगा कि ये लॉ बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था। उसमें हम बात करते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट masses is directly proportional to the product of the magnitude of the objects and inversely proportional to the square of distance between them। तो बिल्कुल सेम नोट पे चार्जेस के मुतालिक जो हमारे पास लॉ बना, उसमें हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या दोनों के दरमियान जो कुव्वत कशिश है, या दोनों के दरमियान जो रिपल्शन की, एक दूसरे को परे धकेलने की फ़ोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की, प्रोडक्ट की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब यहाँ मैंने दो चार्जेस लिए हुए हैं, एक मेरे पास ये देखें जी पॉजिटिव चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों को मैंने प्लेस कर दिया और दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दिस इज़ R। यहाँ पर एक फोर्स Q1 पर Q2 लगा रहा है, दिस इज़ F12, और इसी तरीके से Q2 पे जो फोर्स Q1 की वजह से लग रही है दैट इज़ F21। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको राइट करना चाहें तो दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस विच इज़ Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और ये हमारे पास आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी इसमें एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4 क्यों है। यूजुअली जब हम चार्जेस की बात करते हैं वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं, और आपको अगर याद हो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में कि जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें सॉलिड एंगल की बात करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए हम 4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस की सिमेट्री क्योंकि स्फेरिकल है दैट्स वाई हेयर इज़ 1/4 और एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो सबसे पहले बात आती है जी व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज। हम बार बार पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं।
पॉइंट चार्जेस बेसिकली हाइपोथेटिकल चार्जेस होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फ़र्ज़ी, मतलब जो हमने खुद से सोचे होते हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि ये स्पेस में किसी एक सिंगल पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है हाइपोथेटिकल किस्म का, वो आपके पास पॉइंट चार्ज है। और इस चार्ज की ना तो कोई ऑब्जर्वेबल मैस होती है, ना कोई साइज़ होता है, मतलब इतना छोटा सा है। आप एक पॉइंट की बात करें ना, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, अब इस पॉइंट का ना तो कोई एरिया है, ना इसका कोई डायमीटर है, ना इसका कोई मैस है, कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पॉइंट का कुछ रेडियस ही नहीं होता तो फिर उसका मैस भी नहीं होता। तो यहाँ हम बात करें कि एक ऐसा चार्ज जिसका ना तो कोई ऑब्जर्वेबल मैस है और ना ही कोई ऑब्जर्वेबल साइज़ है, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। हम बात करते हैं कि ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अस्यूम कर लेते हैं जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो उनके साइज़ से बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर बात की जाए इसी फिगर की हम बात कर लें, तो ये देखें, ये हमने चार्जेस Q1 और Q2 बनाए हैं। इनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम बहुत छोटा है। तो ऐसे चार्ज को आप अस्यूम कर सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली पॉइंट चार्ज क्या होता है? कोई भी हाइपोथेटिकल चार्ज दैट इज़ लोकेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट इन द स्पेस, जिसका ना तो कोई ऑब्जर्वेबल मैस है, ना कोई ऑब्जर्वेबल साइज़ है, बल्कि जब भी हम इसकी बात करेंगे कि कहीं पर दो पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी मच मोर ग्रेटर या लॉन्गर दैन द साइज़ ऑफ द चार्जेस। अच्छा जी, सेकंड जो इसमें टर्म हमारे पास आई थी दैट वाज द परमिटिविटी। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इससे क्या मुराद है? कि परमिटिविटी की बात हमने की है तो परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी के अगर वर्ड पे थोड़ा सा गौर करें तो ये निकला है परमिशन से, परमिट से। परमिट क्या होता है? इजाज़त। परमिशन क्या होती है? इजाज़त। तो फ्री स्पेस में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस को या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं इन वैक्यूम, उसको आप परमिटिविटी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक फ्री स्पेस है, वैक्यूम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अच्छा जी, जो किस चार्जेस की वजह से ऑब्वियसली हमने इसमें क्या किया, एक कंडक्टर रख दिया। जैसे ही हमने एक कंडक्टर इनकॉर्पोरेट किया, इसमें रखा, तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस्टेब्लिश हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं कि आप जी एक पेपर लें, उसको अपने बालों से रगड़ें तो पेपर के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा, उसके ऊपर कुछ चार्जेस पैदा हो गए। इन चार्जेस के लिए हम ये टर्म चूज़ करते हैं सिग्मा। सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी, किसी जगह पर कितने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया मौजूद है। तो अब ये जो रेशो है चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कहलाती है परमिटिविटी। इसका मतलब है कि इतने चार्जेस जो हैं, स्पेसिफिक चार्जेस सिग्मा, वो परमिटेड हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में खाली जगह पर अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, आप उसमें कोई कंडक्टर रखते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्जेस पैदा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब ये जो रेशो है इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, उसको हम परमिटिविटी कहेंगे वैक्यूम में। तो देखिए ना, आपके पास खाली फ़िज़ा है, खाली आपके पास स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है, पर यूनिट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जितने चार्जेस डिपॉजिट हो सकते हैं, उनको हम परमिटिविटी कहते हैं। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास कंसंट्रेट हो सकती हैं किसी भी फ्री स्पेस में, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं, जितने चार्जेस को अलाउ है फ्री स्पेस में से गुजरना। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्लस बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा जी, अभी हमने बात की प्रीवियसली कि हमारे पास फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और फाइनली हमारे पास फोर्स बनी थी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फिर हमने कुछ परमिटिविटी का जिक्र किया। यहाँ हमने देखा कि परमिटिविटी
क्या है बेसिकली कि जब भी आप किसी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उसमें अगर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो जितने चार्जेस डिपॉजिट हो सकते हैं पर दिस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे कि फ्री स्पेस में से कितने चार्जेस जो हैं वो कंसंट्रेट हो सकते हैं। तो कूलम फोर्स फ्री स्पेस में हमारी कैसे हो जाएगी, के की वैल्यू बन जाएगी 1/4πε0 और साथ में आपने लिख दिया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है इसको, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। ऑब्वियसली जब हम किसी चार्जेस की बात करेंगे तो वो किसी खास डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएंगे। ऑब्वियसली हमने फ़ोर्स की बात की थी कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जब, तो दैट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर हेड। डू यू रिमेंबर कि हम वेक्टर्स को कैसे लिखते थे? इफ़ ए इज़ अ वेक्टर then it is equal to the product of its magnitude and direction, which was unit vector. Similarly, in case of this Coulomb's force, 1/4πε0 Q1 Q2 over r square is the magnitude and r hat is the direction. अच्छा जी, अब कूलम फोर्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि ये कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल आपके पास एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट शामिल होता है, मतलब शराकतदारी को। तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें दो चार्जेस इंक्लूड होंगे। एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले के ऊपर लगाएगा। मतलब सिंगल चार्ज के ऊपर ये फोर्स नहीं लग सकती है कि आप कहें कहीं पर एक सिंगल चार्ज पड़ा है और कूलम फोर्स है। नो, कूलम फोर्स के लिए एक कंडीशन है, देयर मस्ट बी टू चार्जेस। तो पहला चार्ज दूसरे के ऊपर को फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले भी लगाएगा, तब ये एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि देखें हमारे पास इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और हमारे पास इसकी स्टेटमेंट में भी ये बात हुई थी कि दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बात की है, एक आपके पास चार्ज है Q1 और एक है Q2। अब ये जो Q1 है, this is applying force on Q2 similarly this Q2 is applying force on Q1. F12 is the force on charge 1 by charge 2, तो हम इसको लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 over r square into r। 12 is the unit vector कि वन चार्ज के ऊपर जो 2 फोर्स लगा रहा है, मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रही है ना उसको आपने पहले लिखना है और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। सिमिलरली अगर हम Q2 की बात करें तो नाउ फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 विल बी रिटन एज F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 over r square R21। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फोर्स है तो इस पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा। तो जी क्या कहता था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? वो हमें ये बताता है कि कहीं पर भी टू फोर्सेस जो होती हैं एक्शन और रिएक्शन की होती हैं, दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दीज फोर्सेस डू नॉट अप्लाई ऑन द सेम सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर आपके पास फोर्स लगाएगा एक्शन की तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिएक्शन की फ़ोर्स लगाएगा। अब ऐसे नहीं होगा कि एक बंदे को आपने थप्पड़ मारा है तो वो खुद ही अपने आप को मार ले, वो ऑब्वियसली जिसको आपने मारा है वो आपको ही मारेगा। तो सेम इज़ द केस विद दिस चार्जेस कि ये अगर Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 जवाबी फोर्स Q1 पे लगाएगा, अपने ऊपर नहीं लगा लेगा। दिस इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब देखें जी कि इसके हवाले से फिर हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स F12 दिस इज़ इक्वल टू माइनस F21। ठीक है जी, दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट opposite in direction. This negative sign here indicates that opposite is different, that direction is opposite. अगर हम इसको मॉड फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना, ये आप लोग प्रीवियसली पढ़ते रहे हैं कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को
साइन फ्री करना है तो हम उसको क्या करते हैं, एक मॉड में लिख देते हैं। अगर याद हो तो हम मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा करते थे कि उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई काउंट नहीं करता और हम उसको मॉड में लिख लेते हैं। मॉड के अंदर जाके नेगेटिव भी पॉजिटिव हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड जो है F12 की और F21 की वो इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये डायरेक्शन को ऊपर शो किया गया और ये मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही। कैसे ये रिलेशनशिप पे हम पहुंच सकते हैं, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जी चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 कोई फोर्स लगा रहा है और वो बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12 के। अब R12 जो है ना, दिस इज़ हेयर द यूनिट वेक्टर ऑफ force on charge 1 by charge 2. Similarly, we have a unit vector R21, force on charge 2 by charge 1. तो ये जो R12 और R21 है, ये देखें यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये आपके पास जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो वी कैन राइट R12 इज इक्वल टू माइनस R21। R21 किसी और डायरेक्शन में, R12 किसी और डायरेक्शन में। हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्सिस वाइज कर लेते हैं। हमारे पास R12 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में और R21 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो इसको जब रीअरेंज करते हैं तो फिर ये इस फॉर्म में चला जाएगा कि R12 विल बी इक्वल टू माइनस R21। ठीक है जी, हमने नेगेटिव साइन उस तरफ ले गए हैं। अब ओरिजिनली R12 वॉज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड R21 वॉज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखें, इधर से हम देख भी लेते हैं। R21 पॉजिटिव साइड पर है, R12 नेगेटिव साइड पे। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू है R12 की हमने यहाँ से निकाली, इसको हम पुट कर देते हैं R12 की जगह पर। जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास F12 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 वाली है, तो ये आपके पास R12 की जगह पर आ गया माइनस R21 और फाइनली ये माइनस साइन बाहर आ गया है और 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R21 आ गया। और यहाँ से ये जो सारा फैक्टर है आपके पास ये, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये कौन सी फोर्स बन रही है, F21 वाली। इसको हमने F21 पुट कर दिया और नेगेटिव साइन साथ में आ गया। तो अब क्या नज़र आ रहा है हमें कि F12 इज़ इक्वल टू माइनस F21, जिसकी है हमने बात ऊपर की थी। ये मैथमेटिकली भी हमने इसको शो कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इस फोर्स के ऊपर अगर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है तो दैट इज़ मीडियम। अभी तक हम जो बात करते जा रहे हैं वो हम यही बात करते जा रहे हैं ना कि जी जो फोर्स है इट इज़ इन द फ्री स्पेस। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का जिक्र था। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर हम ये देखना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली हम जहाँ पर रह रहे हैं दिस इज़ द अर्थ और ये हमारे पास कोई स्पेस तो नहीं है ना। स्पेस तो वो जगह होती है जहाँ पर आपके पास कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अर्थ पर एयर भी है और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ मीडियम। तो अब अगर हम अर्थ की बात करते हुए कंसीडर करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जी, Q1 और Q2, ये जो है हमारे पास किसी मीडियम में मौजूद है, तो या ये चार्जेस ऐसे मौजूद हैं कि इनके दरमियान में कोई मीडियम आ गया है। ऐसे कुछ भी हो सकता है ना मीडियम, मतलब एयर भी मीडियम हो सकती है। फिर इसके अलावा कोई अगर रास्ते में पोल आ जाते हैं या कोई पर्सन आ सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो अगर कोई मीडियम आ गया और ये मीडियम क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है और एक होते हैं इंसुलेटर्स जिसमें से चार्जेस पास नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, उसकी सतह के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब अगर एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम दे सकते हैं, वो अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में रख दिया जाए तो फिर कूलम फोर्स के साथ क्या बनेगा, कूलम फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। यहाँ पर फोर्स इन द मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
force in the vacuum will be reduced by this factor epsilon r, और ये epsilon r क्या है? This is called the relative permittivity. इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम आ जाता है. इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होगा कि कितने आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं फ्री स्पेस में से, उसकी हम रेशियो लेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं किसी मीडियम में से. लाइक कितनी जो फोर्स है वो अप्लाई होगी फ्री स्पेस में और कितनी जो फोर्स है वो अप्लाई होगी जब कोई मीडियम इसके दरमियान रख दिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स इट इज़ सिंपली अ रेशो ऑफ द फोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द वैक्यूम एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इन सम मीडियम. तो जी यहाँ तक कि आपका आज का लेक्चर है और ये ऐसे ही क्वेश्चन है ना बेटे आपको आएगा. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू मेमोराइज़ इट. और एक और काम ये कि आपने ये सारा लेक्चर प्रिपेयर करके ऐसे ही इसको राइट भी करना है. अब मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इसकी मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी. अगर आपको क्वेश्चन आता है कूलम्स लॉ का तो देर इज़ अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट आपके पास 1 नंबर की है. 1 नंबर आपके पास इस स्टेटमेंट का होगा. फिर फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है. 1 नंबर इस फिगर का है और 3 नंबर जो हैं वो ये जो सारी आपने डेरिवेशन की है इसकी है यहाँ तक. तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपने इस तरीके से आपकी मार्क्स की डिवीजन हुई होती है कि स्टेटमेंट आपने मस्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड, इसी तरीके से फिगर आपने मस्ट बनानी है और बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने ज़रूर करनी है. तो उसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे. तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोगों ने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से मेमोराइज़ करना है और आपका जो होमवर्क है दैट इज़ कि आपने ये सारा क्वेश्चन मेमोराइज़ करके सेम आपने इसको राइट करके भी देखना है और एक कॉपी बना लें अलहदा से, उस पर आप लोग इसको राइट करते जाएं. एंड दिस विल बी चेक्ड एज सुन एज द कॉलेज विल बी रीओपन. तो आपका ये सारा काम जो है ना इसको चेक किया जाएगा. आप एक अलहदा से रजिस्टर लेकर उस पर जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है फ़िज़िक्स का उसको याद करेंगे और उसको राइट करेंगे. दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे. ओके जी, नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.